नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम चेंज मेकर में। आज हम आए हुए हैं कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में। इस इंस्टीट्यूट के पीछे एक शख्स की मेहनत और उसके सपने हैं। आइए आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिसका नाम है असगर अली। असगर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चेंज मेकर में। असगर जी, अभी जब बातचीत कर रहे थे तो पता चला था कि आपका पढ़ाई में मन नहीं करता था और आप बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। पेंटर मजबूरी में बन गए या कोई शौक था? सर, इसको जो है आप मजबूरी ही जो है मान के चलिए, क्योंकि अगर आप मान के देखिए कि जिस तरीके का हमारा समाज है, जिसमें अगर किसी बच्चे के अंदर ये डर हो कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो आगे करेगा क्या, और जहाँ तक है कि फैमिली भी कोई सपोर्टिंग में ना हो कि वही चीज़ें कि पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिर्फ यही ड्रीम आते थे कि या फिर किसी की घर में जाके झाड़ू पोछा करना पड़ेगा या फिर अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी या जो गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो बट ये था कि हाँ, एक चीज़ ये माइंडसेट था ज़रूर कि यार ड्राइंग में कुछ मन लगता था, और वही था कि स्कूल्स में फिर ये ऐसा एक जो सिनेरियो भी जो बनता चला गया कि ड्राइंग्स की शीट जो है जो अपने फ्रेंड्स हैं उनका बनाना, अपना बनाना। तो सर 8th में ही स्कूल का तो मेरा माइंडसेट हट गया था, और वहाँ से हटने का रीज़न यही आया कि मुझे अपने आप को टाइम देना था, ये देखते हुए क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो ना घृणा करते हैं कि हाँ यार, मतलब पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में मन लगता नहीं तो इनका होगा क्या। तो वहाँ से कारोबार स्टार्ट हुआ और 8th क्लास से ही सर मैंने जो है अपना स्टार्ट किया। अच्छा असगर जी, मुझे ये बताएं कि पेंटिंग तो बड़ा महंगा सा शौक है, आप साधारण परिवार से थे, तो कैसे शुरुआत की? सर शुरुआत यहीं से हुई कि आई थिंक जो चीज़ें आई कि ट्यूशन्स मैंने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट जो है किया, और ट्यूशन से वही 100-150 रुपये जो है मिलते थे, तो ये होता था कि उससे अपना सामान लेके आना है। और सर ये भी देखिए, मैं ऐसे शायद उन स्टूडेंट्स को ज़रूर कहूँगा कि जो जिनके पास सामान सब कुछ होता है बट वो काम नहीं करते, तो उस टाइम अगर कुछ नहीं तो उसको अरेंज करने की कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद होती थी कि कुछ भी करके, छोटा मोटा काम करके या कुछ भी, मतलब ऐसा होता था कि यार न्यूज़पेपर जो है डाल के आ जाओ, वहाँ से जो है कुछ पैसा मिल जाएगा, तो उससे सामान अरेंज होता था और फिर रात भर 8-10 घंटे काम करना। आपने खुद बनानी सीखी या किसी से सीखी या गॉड गिफ्टेड था? सर देखिए, पेंटिंग का तो सफ़र आई थिंक जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि 8th क्लास के बाद जब घर में ये हो गया कि हाँ कुछ करना है, तो मेरे गांव के पास ही एक, जैसे कहते हैं जो मेहंदी सिखाते हैं, जो फिर वॉल पेंटिंग सिखाते हैं, उनके पास एक जो है दीदी होती थी, उनके पास सभी जो है गर्ल्स आती थी जो है सीखने के लिए। तो मैंने जिद किया घर पे, जब मैं काफ़ी छोटा था, तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि हम बॉयज़ को नहीं पढ़ाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अरे ये तो बहुत छोटा है, इसको आप अपने पास सिर्फ जो है बिठा लो। तो वहाँ बैठने से ही एक जो है ब्रश पकड़ना, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब ये समझ में आया कि गर्ल्स और जो हैं उनके बीच में बैठ के छोटा सा बच्चा एक काम कर रहा, तो वहाँ पर भी मैं उनका हेल्पिंग हैंड जो है बन गया। तो हेल्पिंग हैंड इस चीज़ से कि जिनसे काम नहीं होता था उनकी सारी हेल्प जो मैं ही करता था। उसके बाद फिर ट्यूशन्स, वही चीज़ें सर, ट्यूशन्स के बाद फिर ये हो गया कि अब एक ललक लग गई थी चीज़ की। साइकिल उठाई, कारवां सर जो गुड़गांव से मेरे एक जो है आध्यात्मिक मेरे गुरु रहे हैं राम बाबू जी, वहाँ पर उनके जो नीचे कम से कम 2 साल रहा, उनका चाय पानी जो भी उनका काम करना, उनका फर्स्ट कोट मैं ही तैयार करता था पेंटिंग का। वहाँ से काफ़ी चीज़ें आई। फिर जो है वहाँ से निकल के फिर जो है मुझे सागरपुर में आना पड़ा, जनकपुर जाना पड़ा। यहाँ पर भी जो फ्रेमर्स होते हैं, जो पेंटिंग जो फ्रेम करते हैं, जो निप पेंटिंग सिखाते हैं, वहाँ पर भी जो है 1-2 साल जो है काम किया। फिर ऐसा लगा कि हाँ शायद इतना तो आ गया है कि आई थिंक मैं कुछ अपना सर्वाइव कर सकता हूँ। तो स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया, स्कूलों में काउंसलिंग करनी स्टार्ट की कि आई थिंक आर्ट में स्कोप है। और आपको मैं जेन्युइनली बताऊं तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि शायद मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा करियर खुद सेफ नहीं था, बट ये जुनून था कि हाँ होगा, कुछ ना कुछ होगा। घर से सर स्टार्ट हुआ। स्कूल्स करीबन मैंने 300 के आसपास मैंने स्कूल जो कवरअप किए। वहाँ से बच्चों की एक जो कारवां स्टार्ट हुआ करीबन, जब मैंने थोड़ा सा और माइंडसेट कर लिया कि अब मैं फुल टाइम, मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ, तो मेरे पास करीबन 30-40 बच्चे आए। और वहाँ से बच्चे जो है कहीं ना कहीं मुझसे जो स्टार्ट हुए, तो वहाँ से एक फील आना स्टार्ट हुआ कि हाँ अब मैं एक नाम रख सकता हूँ। तो वहाँ से जो कला भूमि का जन्म है। असगर जी, आपने बोला घर से शुरुआत हुई कला भूमि की, फिर सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? सर देखिए, वहाँ से ही एक
बूस्टअप जिसे कहते हैं लाइफ में, जो यूज चेंज आता है कि जब आप घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास चैलेंजेस काफ़ी सारे होते हैं। तो चैलेंजेस ये था कि अगर मैं गांव तक ही सीमित रहूँगा तो शायद इन बच्चों का भी कहीं ना कहीं जो है एक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से स्टार्ट के बाद ये था कि बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंस थे इस चीज़ को लेके कि सर हमें आपके साथ आगे बढ़ना है। हमने सर फिर सेकंड स्टेप हमने लिया कि हमें द्वारका की तरफ या द्वारका से आगे हमें बढ़ना है। तो थोड़ा सा एक वो अनमिच्योरिटी थी, तो हमने उत्तम नगर में स्टार्ट किया। वहाँ भी हम 2 साल तक हमने जो है क्लासेस स्टार्ट की। बट सर ये वो दौर था, उस दौर में आप सोशल साइट ये चीज़ें नहीं होती थी। तो सुबह उठ के जो है न्यूज़पेपर में जो है पेपर भी जो है डाल के आना है, एड्स के लिए बाहर मेट्रो पे भी हम जो खड़े होते थे। तो वहाँ से चीज़ें ये होती थी कि जो बच्चे मेरे साथ 5 से 7 बच्चे ऐसे होते थे जो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा जो है डेडिकेट होके जो है मेरे साथ में मेहनत करते थे। तो हमें सुबह उठ के अपना जो प्रमोशन भी देखना है और साथ में पढ़ाना भी है। बट उत्तम नगर का स्टेप सर ये था कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें वो जो पॉजिटिविटी या वो जो है वाइब्स नहीं आई, स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहे। तो 2 साल के अंदर फिर हमें वहाँ पर हमें जो है क्लोज़ करना पड़ा। और क्लोज़ करने के बाद सर यही हुआ कि फिर दोबारा एक वो जो है निराशा हाथ में आई कि वहाँ जो ताला लगने के बाद रातों रात मुझे फिर दोबारा अपना जो गाँव में ही आना पड़ा। फिर वहाँ से आगे कैसे, मतलब कैसे अपने को दोबारा से संभाला और आगे बढ़े? एक पॉजिटिव साइन जरूर था कि उत्तम नगर में ही एक हिमाचल से एक जो है मेरे स्टूडेंट आते थे, काफ़ी सीनियर थे, वो काफ़ी अच्छा जो है उनका बेस था। तो एक्चुअल में वो हिमाचल से सैटरडे संडे आते थे यहाँ पर जो है क्लासेस लेने के लिए। तो जब उन्होंने जब 2-3 महीने का गैप होने के बाद उनका कुछ जो है काम ऐसा था कि वो अटक गए थे, और उसी दौरान मेरा जो है सारा कुछ जो है वाइंड अप हो गया था। तो वो घूमते फिरते शायद मेरे को ढूंढते हुए मेरे घर पे आ गए दोबारा। तो सर उनका ही काफ़ी आज जो है ये है कि उन्होंने फिर ये कहा कि आप पैसे से बिल्कुल मत डरिए, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपकी टीम आपके साथ है तो मैं आपके साथ हूँ। तो सर वहाँ से फिर हम द्वारका में आए हैं। तो द्वारका में आज हमें जो है 16 ईयर्स हुए। तो द्वारका का सफ़र आई थिंक मैं टोटली उनको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते गुरु को उन्होंने जो सपोर्ट किया, और यहाँ पे आके हमारे जितना भी सेटअप है वो पूरा दोबारा जो है इनोवेट किया। फिर मेरे स्टूडेंट्स मुझे जो है दोबारा मिल गए, और उनका बूस्टअप से सर ये कला भूमि जो है खड़ा हुआ। आपके पास जो बच्चे आते हैं आप उनको फाउंडेशन सिखाते हैं कि किस तरह से शुरुआत करनी है। तो जब ये बच्चे यहाँ से सीखते हैं तो सीख के फिर आगे कहाँ जाते हैं? सर देखिए, अब तो टचवुड काफ़ी जो है अगर हम देखें तो अलग कला भूमि अब करीबन 2 से 3 हज़ार के जो है स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है, और अक्रॉस इंडिया से हमारे पास बच्चा आता है। और अब मेन हमारा ये है कि देखो कॉलेज काफ़ी सारे हैं जो बैचलर्स कराते हैं, मास्टर्स कराते हैं, बट कहीं ना कहीं जो लैकिंग पॉइंट मुझे लगा वो लगा फाउंडेशन का। तो हम फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो 4 साल का उनका सिलेबस है वो हम 1 साल में जो है कोशिश करते हैं कि उसको जो है पूरा कवरअप किया जाए। और उसी को देखते हुए उसी लीड को मैंने अभी तक भी छोड़ा नहीं है कि टॉप कॉलेजेस होने के बावजूद भी वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा फाउंडेशन से कहीं ना कहीं जूझता है। और दूसरी बात सर कि कॉलेज के अंदर देखिए एक जो क्राइटेरिया है कि हर कोई वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता है। तो कला भूमि सभी के लिए ओपन है, चाहे वो आप मतलब 5 ईयर से लेके और हमारे पास 70+ तक स्टूडेंट्स आए हैं। तो एक नीड्स कि अगर मुझे इस फील्ड में उतरना ही है तो कोई एज का फैक्टर ना होना, और सिर्फ उनकी आर्ट को देखना कि हाँ अगर उनके अंदर ये सोच है कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है तो हम उन सभी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है लेके चलते हैं। अच्छा असगर जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप खुद जब आप सीख रहे थे तो आपको सिखाने के लिए भी कोई गुरु नहीं था, पैसे की भी दिक्कत थी। आज अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं सीखना चाहता हूँ, तो असगर का या कला भूमि का क्या रिएक्शन है? सर देखिए, इन चीज़ों के लिए तो मेरे जो है दरवाजे बहुत स्टार्टिंग से, क्योंकि वो चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। तो हमारे पास सीट्स हैं ऐसी सीट्स में सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि वो स्कॉलरशिप जो है बेसिस पे हैं, सिर्फ ये इस बेसिस पे है कि बच्चा अगर जेन्युइन है और बिल्कुल अगर बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ सबसे पहले हम उनकी फैमिली को जो है पहले कन्विंस करते हैं और उस बच्चे के सर पे सर हम जरूर हाथ रखते हैं। और वही रीज़न है कि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो मेरी स्ट्रेंथ है वो उसी फैमिली से बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। और आई थिंक जब आप अगर अभी आप जो है उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो आपको पूरा ट्रूथली आपको जो बताएंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पर आज यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते वो यहाँ के मेंटोर हो चुके हैं। वो कला भूमि उन्हीं के बेसिस पे आज आगे बढ़ रहा है। अच्छा असगर जी, बच्चे सीखते हैं, आगे
आपके यहाँ से भी सीखने के बाद अब जैसे कॉलेजेस में जाते होंगे, तो जो दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसे बच्चे कितने लोग हैं जो वहाँ पर गए होंगे? सर देखिए, कोविड से पहले सबसे बड़ा जो हमारे पास था, जो लास्ट ईयर का आई थिंक 90 या 18 में करीबन 15 स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जो सिलेक्ट हुए, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर सीट्स ही आपकी 40 है। तो 15 स्टूडेंट्स एक ही इंस्टीट्यूट से जो है प्रिपेयर होके जाना, तो 15 का बैच अगर आप देखेंगे, सॉरी ये जो आपका 1890 का, उसमें आप टोटली आपके जो कलाभूमि के आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा सर यहाँ से निकलने के बाद बच्चे अब्रोड तक जा रहे हैं, और टॉप कॉलेजेस से निकलते हुए भी उनकी एक ही चीज़ होती है कि हाँ, कॉलेज ने जो चीज़ दी वो तो दी, बट फाउंडेशन जो है कलाभूमि ने दिया है। एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा, उससे आप भी जूझे कि भैया पेंटिंग करेगा क्या, पेंटिंग तो ठीक है, कमाएगा कैसे, ये एक सवाल रहता है। शायद हर पेरेंट्स के संबंध में रहता होगा, बच्चों के दिमाग में शायद ना रहता हो, लेकिन फिर भी अगर मैं ये आपसे समझना चाहूँ कि जो बच्चे पेंटिंग सीख रहे हैं, चाहे वो आपसे सीख रहे हैं कहीं से, आगे उनके कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, काम के मतलब से, रोज़गार के मतलब से, या कुछ लोग हो सकता है शौक से सीखते हैं? देखिए सर, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पहले के और आपके टाइम में काफ़ी वास्ट जो है चेंज आए हैं। अब आप एक आर्टिस्ट को आप पेंटर नहीं कह सकते। पेंटर वहाँ तक सीमित था कि वो बैनर बनाना, होर्डिंग्स जो है बनाना, और वहाँ तक ही वो अपना जो पालन पोषण जो है कर पाता था। अब डिजिटल जितनी चीज़ें जो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हुई हैं, तो ये तो सर जो है क्रिएटिव फील्ड है, और क्रिएटिविटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जिसमें आप डिजिटल को देख लें, अप्लाइड को देख लें, पेंटिंग को देख लें, स्कल्पचर को देख लें, और यहाँ तक कि जितना भी एनिमेशन की तरफ जो बूम अब आगे बढ़ रहा है, जिसमें कार्टून, कैरिकेचर, एनिमेशंस, ये इतनी वास्ट फील्ड है कि मैं जो अभी फील कर पा रहा हूँ कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो टॉपर हैं, जिनके 90+ हैं, जो सिर्फ एक माइंडसेट से ये चलते थे कि मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, वो अब इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हर कोई, हमारा जो यहाँ का एक स्टैंड है वो ये है कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो जो है बन नहीं सकता है, बट अगर उसके अंदर कुछ भी छोटा मोटा अगर क्रिएटिविटी है तो वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ पर जाने वाले बहुत कम लोग हैं, और उतना ही ज़्यादा स्कोप अच्छा है। क्योंकि अगर आप एक भीड़ में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे आपको भी सर देखिए चीज़ें हैं कि आज हर कोई बीटेक MBA करके जो है वही 15 से 20 हज़ार की जो है जॉब कर रहे हैं, बट इस फील्ड में क्या है, अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर लिया, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में सर आपको 3 चीज़ें फ्री मिलेगी, नेम, फेम और पैसा, जो कि आई थिंक और किसी प्रोफेशन में नहीं है। लोग बाग इतने परेशान हैं कि मेडिकल इन चीज़ों को जाने के बाद फिर वो दोबारा आर्ट सीखने आ रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, और ये फील्ड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फुलफिल करता है। अच्छा असगर जी, जैसे अब ये आर्टिस्ट आर्ट पीस बन रहा है, मैं अगर आपने बोला डिजिटल उसमें जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, तो ये जो बच्चे यहाँ पे इस तरह से सीख रहे हैं, अपने हाथ से जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिजिटल में इनको किस तरह से इसमें हेल्प मिलती है? सर डिजिटल में एक्चुअली जो मैंने फेस किया, देखिए जो डिजिटल जो करते हैं उनका माइंडसेट सिर्फ कॉपी आर्टिस्ट का होता है। किसी भी इमेज को लिया और उसके अंदर कट पेस्ट किया, या फिर उसको कुछ ना कुछ सिर्फ अरेंज कर पाते हैं। अगर आपका फाउंडेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें आपको वॉल्यूम के बारे में पता है, बेसिक्स उसकी लाइंस के बारे में पता है, और यहाँ तक कि उसमें अपने खुद के इनपुट भी वो जो है डाल रहे हैं, तो वो स्किल्स आपके कीवर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आप डिजिटल बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि डिजिटल में जो सबसे लैकिंग पॉइंट है वो है कि आपकी खुद की जो है क्रिएटिविटी, वो एक कॉपी आर्टिस्ट नहीं कर सकता। अगर उसने फाइन आर्ट्स किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं कलरों से खेला हुआ है, कलरों से, लाइन्स से, और अपनी स्केचिंग पावर से काफ़ी जब उसके काफ़ी मजबूती है, तो वहाँ से वो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देता है कि आपको अगर ये पसंद नहीं है तो मैं आपको 2 चॉइस और दे रहा हूँ, क्योंकि चॉइस होना बहुत ज़रूरी है, और चॉइस सिर्फ एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ही देता है। तो व्यूअर्स, आपने सुनी कि इंसान अगर मेहनत करना चाहे और अगर चीज़ के पीछे लगा रहे तो मंजिल हासिल कर लेता है। और यहाँ जो आप क्लास में ये बच्चे देख रहे हैं, ये सब बच्चे, इनमें से ज़्यादातर लोग दिल्ली के बाहर से हैं। ये लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, PG में तैयारी कर रहे हैं और अपना समय लगा रहे हैं और आर्ट सीख रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको मेहनत करनी है और लगन के साथ करनी है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।